हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। अभी तक हमने साउंड चैप्टर के सभी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल, टाइप ऑफ वेव्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम लास्ट पार्ट ऑफ अपने चैप्टर में आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बेसिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज आपको थ्योरेटिकल और बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है जो आपको जानने मिलेगा आज के लेक्चर में। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधा सवाल पूछा जाता है। डिफाइंड लाउडनेस, डिफाइंड पिच, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड दर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर। ये किस तरीके के नेचर्स होते हैं, इन नेचर की वजह से साउंड की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है, किस तरीके से साउंड चेंज होता है, हमें साउंड कब ज़्यादा सुनाई आता है, कब कम सुनाई आएगा, क्या रीज़न है इसके पीछे। आपने जब आप जब साउंड आप एक बार सोचिए, जब आप साउंड सुनते हो तो अलग अलग तरीके के साउंड सुनाई आते हैं। कोई साउंड आपको बहुत प्लेजेंट लगता है, कोई साउंड आपको एकदम हार्श लगता है जो आपके कानों में चुभता है, जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इनके पीछे रीज़न क्या है, इनके पीछे टेक्निकल टर्म्स क्या है, ये तो है एक हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स बिहाइंड दिस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, हाउ द साउंड डिफर्स, हाउ द फ्लूट एंड ड्रम्स साउंड डिफर्स, हाउ द गिटार एंड वायलिन साउंड डिफर। आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि गिटार का साउंड कौन सा है और एक वायलिन का साउंड कौन सा है। दोनों स्ट्रिंग से बजाया जाता है ना, दोनों स्ट्रिंग्स होते हैं, फिर भी साउंड में डिफरेंस होता है। तो किस तरीके से, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल क्वालिटीज by which we can differentiate the sound intensity, sound pitch, loudness, shrillness and so on. ओके, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे लेके कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। इसके पहले हमने साउंड के बारे में कुछ जाना था, जहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम और कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। होप सो आपको बेसिक एक डायग्राम याद आ रहा होगा, जो ये था हमारा बेसिक डायग्राम, जहाँ पे हमने पढ़ा था। दैट वॉज 1 मिनट, ये कुछ बेसिक पार्ट था। दिस वॉज द बेसिक वेव एंड बेसिक टर्मोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो एक बेसिक, ये कुछ था बेसिक पार्ट जहाँ पे आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एम्पलीट्यूड, स्पीड, पीरियड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ बेसिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो बेसिक टर्मोलॉजी है। अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ। आज हम अभी जानेंगे हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो ये बनता है हमारा डायग्राम, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो two sounds can be distinguished one another by the following three different characteristic property। ठीक है, अगर हम दो साउंड में हमें डिस्टिंग्विश करना है, कंसीडर कि आपके सामने एक ड्रम और गिटार अगर है, दो इंस्ट्रूमेंट आपके आंखों के आगे प्ले हो रहा है और आपके आंखों पे हमने ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया। ठीक है, पट्टी बांधी, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हो। आप डिस्टिंग्विश करने के जो अगर हम टेक्निकल टर्म्स देखते हैं तो वो जानेंगे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड। द फर्स्ट क्वालिटी इज द लाउडनेस ऑफ दैट साउंड, सेकेंड पिच विच इज ऑल्सो नोन एज श्रिलनेस, एंड थर्ड इज क्वालिटी दैट इज नोन एज टिम्बर। ठीक है, तो थ्री डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो हम जिससे हमें साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प होती है। चीज़ें क्लियर है, कुछ थ्री डिफरेंट क्वालिटीज। फर्स्ट क्या है, दैट इज लाउडनेस, सेकेंड इज पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी। ओके, अब वन बाय वन हम देखते हैं ये पर्टिकुलर लाउडनेस की, पिच और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं साउंड की क्वालिटी को। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक डायग्राम देख रहे हो, वेव डायग्राम, दैट इज एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आता है हमारा। सबसे पहला बनता है हमारा टॉपिक दैट इज साउंड। सबसे पहला बनता है हमारा, सॉरी लेट मी क्लियर, लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू,
कैरेक्टरिस्टिक बाय virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one, both having the same pitch important and quality. अब देखिए हमने क्या किया, जब हम लाउडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने दो दो फिजिकल क्वांटिटी उसे कांस्टेंट रखा है, मतलब सेम रखा है. दो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, पिच एंड क्वालिटी. अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तीन क्वालिटी थी, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. तीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था, दैट वाज लाउडनेस, पिच और क्वालिटी. जब हम लाउडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ साउंड को लाउडनेस के टर्म पर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में पिच और क्वालिटी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें हमने कांस्टेंट रखा है, या फिर हमने हम कह सकते हैं सेम रखा है. ठीक है, आपका डेफिनेशन में आपने वही कहा. लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी. सेम पिच और क्वालिटी मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जब हम लाउडनेस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो सेम रहता है दैट इज पिच एंड क्वालिटी. आपकी चीजें क्लियर है? अब देखिए, जो आपको नीचे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहा है, आप इसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि लाउडनेस को हम कैसे एम्पलीफाई डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट केस में दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस. ओके, सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सर ये लाउड साउंड है, ये फेंट वन है ना. इसमें क्या आपको ऐसा डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे अगर डिफरेंस हम देखें, वेवलेंथ तो हमें ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है. वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट सेम. वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट सेम, सो नो डाउट ऑफ वेवलेंथ. यहाँ पे जो सर डिफरेंस दिखाई दे रहा है दैट इज द बेसिक क्वालिटी, दैट इज एम्पलीट्यूड. सर सेकेंड साउंड और फर्स्ट साउंड में जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है. लाउड साउंड में क्या ज्यादा है सर? एम्पलीट्यूड का क्वांटिटी ज्यादा है. इस केस में एम्पलीट्यूड की क्वांटिटी बहुत हाई है, इस केस में एम्पलीट्यूड की क्वांटिटी बहुत कम. इसलिए ये फेंट साउंड हो गया, ये लाउड साउंड हो गया. मतलब अगर हम साउंड को लाउडनेस के टर्म पे अगर डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते तो जो हमें जो नोटिस करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी में नोटिस करनी है, दैट इज एम्पलीट्यूड. जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो ज्यादा लाउड, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो ज्यादा, वो कम कम लाउड, मतलब फेंट आवाज या फिर बहुत धीमी आवाज हम कह सकते हैं. ठीक है, मतलब जब हम बहुत जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे साउंड का जो वेव होता है उसका हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं. उस एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज कर देते हैं. जब हम स्मूथली किसी से बात करते हैं, पोलाइटली जब हम बातें करते हैं, जब हम पोलाइटली बातें करते हैं, तब हमारी आवाज में जो एम्पलीट्यूड, आवाज का जो वेव होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, तो जब ये है हमारा डिफरेंस, लाउडनेस के टर्म्स पे हम कैसे साउंड को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ये आपने सीखा. तो लाउडनेस के टर्म्स पे जब हमें साउंड को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे जो हम चेक करते हैं दैट इज अ एम्पलीट्यूड क्वांटिटी, दैट इज अ एम्पलीट्यूड क्वांटिटी. ओके, क्लियर यहाँ तक? तो ये था आइडेंटिफाई करने का तरीका. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. यही हमने अभी देखा है, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड. जब लाउडनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सा होता है? दैट इज एम्पलीट्यूड. जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो ज्यादा लाउड, जिसका एम्पलीट्यूड कम वो नॉर्मल साउंड. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी. जो हम वर्ड कहते हैं ना कि साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? यह तो हम यूज तो कर लेते हैं कि सर साउंड का बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा इंटेंस साउंड है. अरे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं आज. ठीक है, आज हम साउंड जो हम जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं, आप बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि जो हम यूज करते हैं उनका हमें मतलब ही नहीं पता और हम यूज करते जाते हैं. पर आज हमें टेक्निकली पता रहेगा, तो आज के बाद जब भी हम ये वर्ड्स यूज करेंगे तो हमें एक नॉलेज रहेगा कि हम किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें साउंड के. मतलब अगर हम कोई साउंड है यहाँ पे, अगर कोई एक डीजे प्ले हो रहा है, अगर हम वो कह रहे हैं इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब हम बताएंगे टेक्निकली हमें पता है कि व्हाट डज इंटेंसिटी मीन्स ऑफ दिस साउंड.
अगर मैंने कहा इसका लाउडनेस बहुत है, तो यू नो दैट नाउ यू आर क्लियर विद दैट टर्मिनोलॉजी. इफ आई एम सेइंग दैट दिस साउंड इज लाउड, या फिर इसका लाउडनेस जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन से इजीली सर यू मीन टू से दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड वेव is much higher on the higher side, is much on the higher side. Clear? You are clear with the first physical characteristic property, that is loudness. Once again I am repeating, if I am talking about loudness, you can correlate with an amplitude. Okay, if I am saying the sound is very loud, it should strike that amplitude of that wave is on the higher side. Okay, now let us see the second term, that is intensity. What does the intensity means in a sound terminology? The intensity of a sound wave at a point, important, at a point of the amount of a medium is the amount of sound energy passing per second normally through an unit area. मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में जब बात करते हैं, when we are talking about intensity, we are actually talking about the energy transformation, energy transfer. If you're talking about intensity, we are talking about energy transfer from that wave passing per second from a unit area at that point. Means, for an example, if I'm saying this is a DJ playing over here and I'm standing somewhere here and I'm saying the intensity of the sound is very high. What does it mean? I mean to say that the energy level at this point, which one? At this point near me, this is per unit area, the energy level at this point is very high. Energy of that sound, let me clear. So if I'm standing over here, okay, and I'm saying that intensity of the sound at this position, or area is much higher, I'm talking about energy. हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम इंटेंसिटी के बारे में अगर कह रहे हैं कि इस साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? जो एनर्जी पास हो रही है पर्टिकुलर इस रीजन से, या फिर मेरे ईयर ड्रम के पास हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं महसूस कर रहा हूँ इस साउंड को और मैं कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी बहुत तेज़ है इसका मतलब जो एनर्जी आ रहा है उस वेव में, जो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है एनवायरनमेंट में या फिर हमारी सराउंडिंग में, बहुत ज़्यादा है. उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी. एक्चुअली इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट एनर्जी. इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट एनर्जी लेवल. Intensity is all about energy level. Okay, now you are clear with the two characteristic property. That is, first was loudness, which is completely depends on the amplitude of the wave, and the second, intensity, which completely depends on the energy transfer from that wave from a particular area at per second. That is, you can say unit weight. So what is the now? If it is energy, it must have some unit. It is passing from area. So energy का यूनिट क्या होता है? वॉट, जूल होता है, पर ये वॉट, ठीक है, वर्क डन. So it is the unit for this intensity is watt per meter. You can write like this, watt per meter square. This is the unit for intensity. If I am saying intensity of sound is 10, it is 10 watt per meter square. Means from a area of a meter square, that is 1 meter square, how much energy is passing? That is 10 watt approximately. Power, you can say power per unit area. Okay, power per unit area consumed will be energy. Okay, now next point, greater the energy carried by a sound wave, greater is the intensity of sound. So we have just discussed this point. Greater the energy carried by the sound wave,
greater will be the intensity. यही तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे. We were discussing the vice versa. Greater the intensity, greater the energy. Same, greater the energy carried by the wave will be the greater the intensity of the sound. Okay. Now what are the factors? Let us see. The intensity of a sound wave in air is proportional to first square of the amplitude in the vibration. Second, proportional. It is, they are talking about directly proportional, not inversely. They are talking about directly proportional. First is the square of amplitude in vibration. Second, square of frequency of a vibration. Third is its density, and fourth is the velocity of sound in air. Okay, so these are the some properties, or these are the some factors on which the intensity of sound depends. You're clear? You're clear with the two characteristic property? First was loudness, which was completely dependent on amplitude. Second is intensity, which is completely dependent on the energy. You should know this point, huh? Please make sure that you make some notes of this. You make some notes on your notebook, writing over that like loudness depends on the amplitude, intensity depends on the energy transfer or energy carried by that wave. And what are the factors on which the intensity depends? The square of the amplitude in vibration, second the square of the frequency, density, and fourth will be the velocity of sound in air. Okay. Now next. Now let us discuss some of the factors affecting the loudness of sound. Okay. So what are the factors? The first factor is loudness is proportional to the square of amplitude. Don't get confused in the factors in the intensity, factors of intensity and factors of loudness. Okay. In intensity we have read about, it was loudness, amplitude, density, and the fourth one was velocity of sound. You can see over here. Okay. For intensity was square of amplitude, square of frequency, density of air, and velocity of sound. Okay. Don't get confused in intensity and loudness. So what are the factors affecting the loudness of sound? Loudness is proportional to the square of amplitude. Second, loudness varies inversely. This is proportional, means it is directly proportional. Inverse, square of the distance from the source. You know that what is direct and inverse? If I am saying A is directly proportional to B, it means that if A is increasing, B will also increase. If A will decrease, B will also decrease. This is called direct relation. And what is inversely? If I am saying A is inversely proportional, see how I am writing. Directly is written like this and inversely written like this, 1 upon. What does inverse means? If A is increasing, then B will decrease. Ulta effect hoga. A is decreasing, B will increase. Okay. You will see opposite. The effect you will see in opposite. Okay. The third is loudness depends on the surface area of the vibrating body. This is more important. You should note this. Loudness also depends on the surface area also. Loudness depends on the density of the medium in which it is traveling, like air, sound, air, solid, liquid, or whatever. Okay. The more dense, the more will be the loudness. Like in solid, you will hear more loud voice than liquid and then gas. Okay, it is the density of a medium. And fifth one is loudness depends on the presence of resonant body. We have seen in the last class what is resonance. We have seen, so you should check the last one. Okay. Now, what is the relation between loudness and intensity? We will see. What is the relation between loudness and intensity? I will write over here. Okay. So please make sure that you are getting this. You know that loudness is denoted by L. Loudness will be denoted by L and intensity is denoted by capital I. We say that loudness is directly proportional to intensity, because what is intensity? It is all about energy. More the energy, more will be the amplitude. More the amplitude, more will be the loudness. For getting how the relationship is getting. What is intensity? Intensity is energy. Intensity is all about energy. If energy is increased, amplitude will increase. If amplitude is increased, then loudness will increase. We have seen
how we are getting, how we are correlating with all the, this is how we are correlating all the factors. Okay, so if I'm removing the proportionality sign, that will be constant, as you know the mathematical term, but this constant will not be like this, it will be in the log pattern. Means the change log to the base 10, it is spelled as like log to the base 10 of I. So this is the relation, or this is the formula between loudness and intensity. You should know this. What does it mean? The loudness and intensity are directly proportional to each other, but not with the same factor. They change with the log factor. Okay, the value of log, when we take you will learn this in maths as a log table, when you will be using log table, or you have learned, I think so. तो जो चेंज हो रहा है बच्चों, जो लाउडनेस और इंटेंसिटी में जो चेंज हो रहा है, वो डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, वो लॉग के टर्म्स में चेंज हो रहा है, और लॉग की क्वांटिटी समथिंग डिफर करती है. मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, इसका मतलब लाउडनेस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगा, पर नॉट विद द सेम मैग्नीट्यूड. सेम मैग्नीट्यूड का मतलब अगर हम कह रहे हैं इफ लाउडनेस और इंटेंसिटी का हमें फैक्टर बना देते हैं कुछ इस तरीके से चार्ट. इफ लाउडनेस इज इंक्रीजिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2, intensity will not increase by magnitude of, it will be less than 2 or somewhat, but it will increase. If it is increasing 4 or 3, you can say it will increase less than 3, but it will increase. If loudness is increasing, intensity will increase, but not with the same magnitude, by some other magnitude. कम ज़्यादा थोड़ा. चीज़ें क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? हाँ है ना? ओके. अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पाते जो हम पढ़ा था. फर्स्ट हमारा लाउडनेस, सभी को याद आ रहा होगा. सेकंड वॉज स्पीच एंड थर्ड वॉज क्वालिटी. ये था लाउडनेस के बारे में. लाउडनेस में हमने क्या क्या पढ़ा? लाउडनेस का डेफिनेशन देखा. लाउडनेस में हमने ये देखा कि लाउडनेस कंप्लीटली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. उसके बाद हमने उसी में एक सब टॉपिक था इंटेंसिटी, उसके बारे में स्टडी किया. इंटेंसिटी क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑल अबाउट टॉक्स ऑल अबाउट एनर्जी, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम दैट वेव. ओके. अब सेकंड जो फैक्टर है फिजिकल, दैट इज पिच. अब ये पिच किसके बारे में बात करता है ये जानते हैं. ठीक है. पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड. पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच acute or shrill note can be distinguished from a grave that is flat or note of same loudness. Means loudness यहाँ पे हमने सेम रखा है, मतलब loudness क्वांटिटी को सेम रखा है हमने. इस केस में हमने क्या किया है? लाउडनेस को सेम रख दिया है. देखो जब हम लाउडनेस के बारे में पढ़े थे तब हम पिच और क्वालिटी को सेम रख दिए थे. हाँ ना, याद आ रहा होगा डेफिनेशन. यू कैन बैक फॉरवर्ड. ओके. तो इस केस में आप देखिए ऐसे डायग्राम सजेस्ट, यू कैन सी यहाँ पे बताया गया है कि ये लो पिच साउंड वेव है, ये हाई पिच साउंड वेव है. तो इसमें कहाँ पे चेंजेस है? चेंजेस कहाँ आ रहा है? अगर हम गौर से देखें तो इसमें चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखोगे सर वेव लेंथ. इसका जो वेव लेंथ है, द लैम्बडा ओवर हियर इज मच मोर एज कम्पेयर टू लैम्बडा ओवर हियर, दैट लैम्बडा 2 इज लेस एंड लैम्बडा 1 इज हाई. वी कैन से लाइक लैम्बडा 1 इज मच मोर हायर ऑन द लैम्बडा 2. है ना. देखो यहाँ पे पर एम्पलीट्यूड सेम है. एम्पलीट्यूड अगर हम चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सेम. देखिए एम्पलीट्यूड सेम है. फर्स्ट केस में क्या लाउडनेस में कहता है एम्पलीट्यूड डिफरेंट था, पिच सेम था, वेवलेंथ सेम थी. इस केस में वेवलेंथ डिफरेंट है. मतलब पिच जो है वो किस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से कोरिलेट करता है? वेवलेंथ से. पिच जो है ये किससे कोरिलेट करता है? वेवलेंथ. चीजें क्लियर? मतलब फर्स्ट केस में जब हमने पढ़ा था लाउडनेस के बारे में, तब हम एम्पलीट्यूड के बारे में इसको कोरिलेट किया था. जब हम पिच के बारे में पढ़े तो यहाँ पे वेवलेंथ आता है. सो पिच ऑफ अ नोट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब वेव्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स, आप देखिए सेकेंड केस में जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इस केस में ज्यादा है f2, दिस इज f1 एंड f2 इज हायर देन f1.
चीज़ें क्लियर? ओके, मतलब pitch of a note depends on its frequency. Two notes sounded of the same instrument with the same amplitude. अगर आप दो अलग अलग साउंड जनरेट करो, लेट अस कंसीडर लाइक अ गिटार एंड सितार, गिटार और सितार का आप साउंड जनरेट कीजिए, ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट है विद द सेम एम्पलीट्यूड है, टू डिफरेंट नोट्स, आप उसका पिच अलग अलग तरीके से कर सकते हो। या फिर आप सेम इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, गिटार में जो नोट्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट गिटार, बट जो प्ले करता होगा आई थिंक ही कैन अंडरस्टैंड वेल, उसमें स्ट्रिंग का थिकनेस अलग होता है, एक थिन होता है, एक थोड़ा सा थिक स्ट्रिंग होता है, दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग होते हैं, पर दोनों को जब हम प्ले करते हैं तो साउंड डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी, उसका पिच डिफरेंट होता है ना। एक थिन वाली स्ट्रिंग होती है, एक थिक स्ट्रिंग होती है ना। होप सो ये, हाँ ऐसा ही होता है कुछ गिटार में। जब उन्हें प्ले करते हैं, जब उन्हें स्ट्रक करते हैं, तो आपने देखा सुना होगा कि साउंड डिफरेंट डिफरेंट आता है। सभी ने ऑलमोस्ट गिटार तो बजाया होगा एक बार, है ना। will differ in the pitch when the vibration are of the same different frequency. Pitch में difference आ जाएगा। The pitch depends on the sensation of perceived by the listener. Important. Pitch किस पे depend करता है? Sensation as a perceived by a listener. मतलब ये complete जो quantity सुनने पे हमें पता चलती है। Pitch कैसे? Pitch को हम सुन सकते हैं, pitch को महसूस कर सकते हैं। On the other hand, frequency is a measurable quantity. हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, बट पीच, पीच समझिए, पीच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, नो डाउट। पीच कंप्लीटली डिपेंड है फ्रीक्वेंसी पे, पर हम पीच को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पीच है दैट इज द परसीव्ड बाय द लिसनर, दैट इज द सेंसेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आते हैं थर्ड क्वालिटी पे। थर्ड क्वालिटी क्या कहती है हमें? थर्ड क्वालिटी बताती है क्वालिटी टिम्बर एंड वेव फॉर्म। थर्ड क्वालिटी बताती है टिम्बर एंड वेव फॉर्म। अब थर्ड क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि क्या कहता है। क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड, बहुत ध्यान से देखना, विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। सिंपल सी बात है, जब लाउडनेस पढ़े थे तब क्वालिटी और पिच को सेम रखा था सर, जब पिच पढ़ दी है तो लाउडनेस और क्वालिटी सेम था, जब क्वालिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाउडनेस और पिच सेम होगा, बट एमिटेड इंपॉर्टेंट, बट एमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेव फॉर्म। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गिटार और सितार दो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट एक साथ प्ले कर रहे हैं, जिनका लाउडनेस भी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा है, इंटेंसिटी सेम रखी है, एनर्जी लेवल, और पिच भी सेम रखा है, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। मतलब हमने सभी चीज सेम रखी है, फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि गिटार का साउंड कौन सा है और सितार का कौन सा है, ठीक है। ये हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? बाय विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? दिस इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर, यू कैन से, एंड वेव फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 4 डिफरेंट पैटर्न है, ट्यूनिंग फॉर्क को यूज किया है, फ्लूइड 2 डिफरेंट, वॉइस और वायलिन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है नियर अबाउट हमने सेम रखा है, द एम्पलीट्यूड ए इन दिस केस एम्पलीट्यूड, इस केस में एम्पलीट्यूड और इस केस में एम्पलीट्यूड, सभी केस में एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा है। और वेव पैटर्न जो है, वेव पैटर्न भी हमने ऑलमोस्ट सेम रखी है। देखो क्रिस्ट के नीचे सबका क्रिस्ट आ रहा है, ट्रफ के नीचे सबका ट्रफ आ रहा है, मतलब वेव पैटर्न सेम है तो वेवलेंथ भी सेम रहेगा। फिर भी जब हम चेक करें तो ट्यूनिंग फॉर्क का आवाज, ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड, फ्लूट का साउंड, वॉइस और वायलिन का साउंड, सभी का साउंड हमें डिफरेंट समझ में आ रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हम उन सभी साउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड है, दिस साउंड बिलोंग्स टू फ्लूट, दिस इज अ वॉइस एंड दिस साउंड बिलोंग्स टू वायलिन, ठीक है। बाय विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर, यू कैन से। And the waveform, you can see the different waveform. We have keep 2 physical quantities same, that is characteristic quantity, that was loudness and pitch are same, but quality differs. Clear है बच्चों? Okay, चलो. Thus the quality of a musical sound depends on the number of subsidiary notes and the relative amplitude present in it along with the principal note. To summarize the given, whatever the 3 physical characteristic property we have learned,
We can summarize in this. Characteristic, when we are talking about loudness, it completely relates with the amplitude. When we talk about pitch, it completely relates about frequency. When we talk about quality, it completely relate about वेव फॉर्म, है ना, मतलब किस तरीके का वेव फॉर्म है. अब देखिए प्रीवियस इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म दिखेंगे. कंप्लीटली स्मूथ वेव फॉर्म दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, कंप्लीटली स्मूथ वेव फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा इरेगुलर और इरेगुलर और इरेगुलर, जबकि पिच और एम्पलीट्यूड सेम है. ओके, सो दिस इज द समराइज. जो हमने अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसका समरी हमने यहाँ पे बना दिया. सीधा सीधा ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. आप तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक टेबल से याद रख सकते हो, तो नोट दिस, और यहाँ पे आप नोट्स भी बना लोगे अपने. जिससे क्लियर है. ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज म्यूजिक और नॉइज. अब आप सभी म्यूजिक सुनते हो और सभी आप मस्ती करते हो, तो नॉइज भी करते हो क्लास में, है ना. टीचर कहती है आवाज़ मत कीजिए. अभी म्यूजिक और नॉइज में डिफरेंस क्या होता है? ऑल साउंड विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट इज म्यूजिक एंड सेकेंड इज नॉइज. म्यूजिक क्या होता है? इट इज प्लेजेंट, जो सुनने में आपको अच्छा लगता है. इट इज कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन. तो अगर हम टेक्निकली म्यूजिक के बारे में समझते हैं, म्यूजिक वो नहीं जो हम प्ले करते हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है. अगर हम म्यूजिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो म्यूजिक क्या होता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्लेजेंट, इट इज कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस बाय अ रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन. बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन. नॉइज क्या होता है? नॉइज जो आप बच्चे आप लोग करते हो, बहुत मस्ती जब करते हो, तो इट इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इररेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. यही होता है क्लास में. क्लास में जब बच्चे मस्ती करते हैं तो नॉइज कर जनरेट है ना, नॉइज क्रिएट करते हैं. सब अपनी अपनी आवाज़ में उधम मस्ती करते हैं, सब अलग अलग इंटेंसिटी का शोर साउंड जनरेट करते हैं. कोई यहाँ पे बात कर रहा है, कोई उस इंटेंसिटी से बात कर रहा है, कोई धीमे बात कर रहा है, कोई तेज़ बात कर रहा है. तो इस तरीके से नॉइज जनरेट होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? इररेगुलरिटी आ जाती है. दिस इज द वर्ड, इररेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. कंसिडर क्लास है, क्लास में एक बच्चा कहीं बेंच पे जा रहा है, कहीं एक बच्चा किसी अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, एक बच्चा वहाँ पे शोर शराबा कर रहा है. तो क्या हुआ? वहाँ पे सबकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, इररेगुलरिटी आ गई. और सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब जो वेव जनरेट हो रही है, दैट आर इररेगुलर वेव्स, इसलिए वहाँ पे नॉइज जनरेट होता है. और म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज अ प्लेजेंट, कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस बाय अ रेगुलर, इंपॉर्टेंट, रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन. चीजें क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. म्यूजिक क्या होता है? इट इज अ रेगुलर, स्मूथ एंड प्लेजेंट टू हियर. नॉइज, इट इज हार्श, discordant and pleasant. Music, it is produced by vibration which are periodic, irregular vibration. Components of wave, sudden changes without any sudden changes in their wavelength and amplitude. और यहाँ पे आता है the component wave changes their characters suddenly and they are of short duration. Sound level important. जो म्यूजिक होता है उसका साउंड लेवल होता है 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल. डेसिबल क्या होता है? डेसिबल इज अ यूनिट टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का, साउंड इंटेंसिटी जब हम मेजर करते हैं तो डेसिबल में किया जाता है. ठीक है, लेट मी राइट हियर. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी एंड कैपिटल बी. ठीक है, दिस इज डेसिबल. एंड नॉइज अबव 120 डेसिबल. वेव फॉर्म इज रेगुलर, वेव फॉर्म इज इररेगुलर, एंड दिस आर सम एग्जांपल. ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड द साउंड चैप्टर, जो हमने अभी तक क्लियर किया, पूरा कंप्लीट साउंड चैप्टर कवर कर लिया. सभी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एनर्जी लेवल, न्यूमेरिकल्स हमने देखे, जिसमें इको के न्यूमेरिकल सबसे इम्पॉर्टेंट. तो आपको ध्यान रखना है इस सभी चीज़ के आपको नोट्स बना लेने हैं. नोट्स बनाना ज़रूरी है. अगर जितना प्यारे आप अच्छे नोट्स बनाओगे, आपको बहुत प्रिस्क्राइब, मैंने सभी स्लाइड्स पे जो सभी आपका जो अभी तक वीडियो है बहुत प्रिस्क्राइब था. आप सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लोगे तो आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा. ठीक है, जिस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं.
क्वेश्चन वही से बनते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़िए, सब पढ़िए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम साउंड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, फिर से 2 3 4 5 जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कोरिंग भी है। इजी होने की वजह से स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत बेसिक पार्ट है इसमें, बहुत ही बेसिक, जैसे कि हमने अभी समराइज करके दिया आपको, म्यूजिक और नॉइज का समय डिफरेंशिएट बिटवीन समराइज हो चुका है। वैसे ही जो 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर से रिपीट करते हैं, लाउडनेस, और उसके बाद हमने पढ़ा पिच एंड क्वालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समराइज कर लिया, तो सभी चीज़ों को आप फिर से नोट डाउन करना अच्छे से, ओके। इसके नोट्स बनाना है। चलो, ओके, थैंक यू।